24 नवंबर साल 1971 अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट पोलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये बड़ी ही नॉर्मल सी छोटी सी फ्लाइट थी। इसे सिर्फ आधे घंटे में बगल के शहर सियाटल में जाना था और इस फ्लाइट में बहुत कम लोग थे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स। लेकिन इन सबको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फ्लाइट में उनके साथ ही एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा है डीबी कूपर नाम से, जो कि देखने पर बिजनेसमैन टाइप इंसान लग रहा है और उसने कपड़े भी उसी टाइप के पहने हैं, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और इसकी एज भी करीब 40 के आसपास ही होगी। ये बंदा जानबूझकर प्लेन की आखिरी रो की सीट नंबर 18E पर जाकर बैठता है और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है एक एयर होस्टेस को। ये कहता है कि मेरा नाम है डैन कूपर। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शार्पनर और ये एक स्माइल के साथ शार्पनर को एक लेटर देता है। फ्लोरेंस केवल 23 साल की थी, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि ये बंदा उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो इस नोट पर ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर पीछे से आवाज आती है डैन कूपर की। वो कहता है कि मिस, एक बार आपको ये लेटर खोलकर पढ़ लेना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे पास एक बॉम्ब है। जब शार्पनर ने उस नोटिस को पढ़ा तो उसमें बड़ी ही नीट हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई सूटकेस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। शार्पनर उसके बगल आकर बैठ तो जाती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये विश्वास नहीं था कि कूपर के पास सच में बॉम्ब है। और फिर डैन कूपर अपने सूटकेस को खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल लाल से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ तारे और एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल बैटरी थी उस सूटकेस के अंदर। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि ये सच में एक बॉम्ब ही था। इसके बाद कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस के सामने रखता है। वो कहता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक। उसे एक बैग में भरकर मुझे देना और साथ ही 2 फ्रंट के पैरासूट और 2 बैक के पैरासूट मुझे चाहिए। और जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल टैंक रेडी होना चाहिए प्लेन की रिफ्यूलिंग करने के लिए। और अगर कोई भी चालाकी की तो मैं इस बॉम्ब को फोड़ दूंगा। अभी तक प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था और शार्पनर चाहती थी कि उन्हें पता भी न चले। इसीलिए वो कूपर के पास से चुपचाप से उठती हैं और कॉकपिट में जाकर नोटिस पायलट्स को दिखाती हैं। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी ये बात बताई जाती है और अब वो कूपर के बगल जाकर बैठ जाती हैं। और इन्हीं दोनों एयर होस्टेस की वजह से कूपर और प्लेन के कॉकपिट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाता है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं और जल्द ही ये बात एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉब तक पहुंच जाती है। अब वो इस सिचुएशन में डिसीजन मेकर थे और वो अपना बहुत ही अच्छा डिसीजन बताते हैं। डोनाल्ड कहते हैं कि कूपर को लेकर पूरी कॉम्प्लायंस दिखाई जाए और उसकी जो भी डिमांड है उसे पूरा किया जाए। और FBI से बात करने के बाद वो सिएटल की एक बैंक से बात करने लग जाते हैं पैसों को अरेंज करने के लिए। अब इसी सिचुएशन के लिए इस बैंक के पास बहुत बड़ा मनी का बंडल रखा हुआ था और इस मनी के बंडल में एक बहुत बड़ी खासियत थी और उस खासियत से ही कूपर का पता चल पाया था। अब इसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि ये सब अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। इसीलिए डोनाल्ड ने पायलट्स को ऑर्डर दे दिया कि वो फ्लाइट को लैंड न कराएं और सिएटल के पास ही गोल गोल घुमाते रहें जब तक वो जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते। और देखते ही देखते ये आधे घंटे की फ्लाइट 3 घंटे में बदल चुकी थी। लेकिन अंदर बैठे पैसेंजर्स को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। पायलट्स ये अनाउंस कर देते हैं कि वो माइनर टेक्निकल फॉल्ट से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। और फाइनली शाम के 5:26 पर इस फ्लाइट को लैंड कराया जाता है और कूपर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही फ्लाइट को मेन टर्मिनल बिल्डिंग से दूर लैंड कराया जाता है। केवल फ्लाइट का एक रिप्रेजेंटेटिव पैसों से भरा बैग और पैरासूट्स को फ्लाइट के पास लेकर आता है और जब कूपर को 4 पैरासूट्स और $2 लाख दे दिए जाते हैं उसके बाद वो इजाजत देता है सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को नीचे उतरने की, सिवाय टीना मैक्लॉय के। और प्लान के अकॉर्डिंग फ्लाइट को फिर से रिफ्यूल किया जाता है और फिर से टेक ऑफ होती है फ्लाइट। और प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद कूपर फिर से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है कि फ्लाइट को किस डायरेक्शन में उड़ाना है, किस स्पीड पर और किस एंगल पर।
कूपर कहता है कि फ्लाइट को मेक्सिको सिटी के करीब लेकर चलो और हाइट 10,000 फीट की रखना। विंग्स को 15 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दो और स्पीड प्लेन की जितना धीरे हो सके उतनी धीमे रखो। अब पायलट्स कहते हैं कि अगर इस स्पीड पर हम चले तो कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि जहाज में उतना फ्यूल ही नहीं है। लेकिन कूपर को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने सिर्फ यही कहा कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। अब इसके बाद जो हुआ ना वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं था। कूपर कहता है टीना को कि टीना कॉकपिट में दोबारा वापस चली जाए और खुद को लॉक कर ले। अब कूपर प्लेन के पिछले वाले हिस्से में अकेला बचता है और वो अपने पैराशूट्स को जंपिंग के लिए सेट कर रहा होता है और कुछ ही मिनटों बाद वार्निंग अलार्म बजता है जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि फ्लाइट का पीछे वाला स्टेयरकेस डिप्लॉयड हो चुका है। ये उस जमाने में हर बोइंग 727 की एक फैसिलिटी थी। जैसा कि आप इन फोटोज की मदद से देख सकते हो कि पहले के जमाने के प्लेन्स में किस तरह से आफ्टर स्टेयरकेस हुआ करते थे। कूपर ने इसी स्टेयरकेस को खोला और पैसे और पैराशूट के साथ जंप लगा दी। और आज के टाइम पर जब इस घटना को 50 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है तब भी कूपर के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। FBI ने पहले ये अंदाजा लगाया कि कूपर फ्लाइट से तब के टाइम पर कौन से एरिया में कूदा था और फिर उस जगह पर 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन की कि क्या पता शायद उन्हें पैराशूट मिल जाए या $20 के नोट्स ही मिल जाए या हो सकता है कूपर की डेड बॉडी। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ $20 के नोट ही क्यों? क्योंकि इन पैसों में जो खास बात थी वो यही थी कि ये सारे पैसे सिर्फ $20 के थे और यहाँ तक कि बैंक ने उन सारे नोटों की सीरियल नंबर तक नोट कर रखे थे। और FBI ने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर किसी को भी इन सीरियल के नोट को देने वाला पहला आदमी दिखे तो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करें। यहाँ तक कि उस $20 के एक नोट के पीछे FBI ने 1000 रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन FBI को कुछ भी नहीं मिला। बट इस 8 साल के बच्चे को उसी एरिया के आसपास ये नोट मिले थे और जब इन पैसों के सीरियल नंबर को मैच किया गया तब ये कंफर्म हो गया कि ये पैसे कूपर के ही हैं। लेकिन इसके अलावा आज तक कूपर का कोई भी पता नहीं चला और पुलिस के हाथ यही फटे पुराने नोट, पैराशूट का एक फटा टुकड़ा और कूपर की एक टाई मिली। और आगे चलकर ये 8 साल का बच्चा जब बड़ा हुआ तो इन्हीं $20 के नोट को उसने $34,000 में बेचा, क्योंकि तब तक कूपर की इस हाईजैक की घटना इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि लोग इन नोटों को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार थे। और यहाँ तक कि कई सारे रॉबर्स भी इस रॉबरी से इंस्पायर होकर यही सेम तौर तरीका अपनाने लगे, लेकिन उन्हें 2-3 दिन में पकड़ लिया जाता। लेकिन इनके गुरु कूपर का आज तक पता नहीं चला। ये हाईजैक मिस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इस पर कई सारी मूवीज बनी, बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारी थ्योरीज भी बनी। लेकिन सवाल अब भी वही, कूपर कौन था, वो कहां से आया था और आखिर वो कहां चला गया? वेल, आपको क्या लगता है, कूपर इस जंप को सरवाइव कर पाया होगा या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।